नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी सेंटर। मैं हूं ताबिश हुसैन। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं मुंबई से। यहां पर गोरेगांव फिल्म सिटी में आग लगने से 2 स्टूडियो जलकर खाक हो गए। ये आग गुम है किसी के प्यार में के सेट पर लगी थी। दमकल विभाग के कर्मचारी आग बुझाने के लिए पहुंचे। आग पर काबू पा भी लिया गया, लेकिन तब तक 2 स्टूडियो पूरी तरह से जलकर यहां पर खाक हो गए। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई घायल नहीं हुआ। इस घटना के बारे में ज्यादा जानकारी हमारे सहयोगी सुनील सिंह दे रहे हैं। गोरेगांव फिल्म सिटी, जहां पर अक्सर फिल्मों और टीवी सीरियल की शूटिंग हुआ करती है, आज वहां पर एक बड़ी आग लग गई। मैं इस समय फिल्म सिटी में हूं और यहां पर एक सेट था जो कि टीवी सीरियल है गुम है किसी के प्यार में। उसमें तकरीबन 4:30 बजे के करीब बताया जाता है कि आग पकड़ी और आग तेज़ी से बढ़नी शुरू हुई क्योंकि हवा तेज़ थी। और उसके बाद अगल के बगल के जो बाकी स्टूडियो थे जो बताए जा रहे हैं वो भी चपेट में आ गए। हम देख सकते हैं कि आग किस तरह से फैली है और किस तरह से बढ़ी है। पूरा सेट जो है कि यहाँ पर पूरा बर्बाद हो गया है, जलकर खाक हो गया है एक तरह से। दमकल कर्मी अभी भी यहाँ पर मौजूद हैं। पहले ये लेवल 1 की आग थी, बाद में उसको लेवल 2 किया गया और फिर जब और काबू में नहीं आ पाई तो लेवल 3 किया गया। लिहाजा लगभग 25 ऐसी दमकल की गाड़ियाँ आई, जिसमें कि फायर टेंडर थे 10 के करीब और वाटर टैंकर थे, और उनके जरिए आग पर धीरे धीरे काबू पाया गया। और अब हम देख रहे हैं कि आग को लगभग बुझा दिया गया है। सर, आप तब कहाँ थे और क्या देखा आपने? नमस्ते सर, हमारे यहाँ पे महाराष्ट्र सुरक्षा बल की जो सुरक्षा है जो फिल्म सिटी को दी जाती है, और जब हमारे साहब है सावंत सर, उनको इन लोगों ने कॉल किया कि यहाँ गुम में किसी के पैर में आग लगी है, तभी साहब ने हमें बताया और साहब हम सब यहाँ पे आ गए और जितने भी कलाकार थे, आर्टिस्ट थे, उनको बाहर निकाला। जितने भी मजदूर थे यहाँ पे उनको बाहर निकाला। जब आग लगी तब क्या फिल्म शूटिंग चल रही थी? लोग थे अंदर? आग लगी थी तो शायद इनका कहना है कि वो आग शूटिंग चालू थी। अच्छा। होली का कुछ शूट चालू था, तो उसी से आग लग गई और जितनी हवा जो थी, हवा से पूरा आग इधर उधर फैल गई। ये बताया जा रहा है कि आप लोगों को भी थोड़ी चोट आई है, कहीं कुछ लगा है? चोट नहीं है। हम जब लोगों को बचा रहे थे तब स्विमिंग पूल था अंदर, उसके अंदर उसी तो बचाते समय अंदर गिर गए थे हम स्विमिंग पूल में। अंदर जब लोगों को निकालने आप? हाँ, तभी स्विमिंग पूल था उसके अंदर, तभी। ये पूरा सेट जो था ये था गुम है किसी के प्यार में, यहाँ वही से पूरा जल गया है। हम देख रहे हैं कि ट्रॉली है, वो ट्रॉली भी लगभग खराब हो गई है। ये जनरेटर वैन है, ये भी वो भी जल गया जगह पे भी। बहरहाल अब इसकी जांच की जाएगी, आग क्यों लगी, क्या वजह रही। फिलहाल दमकल कर्मी जो हैं वो आग बुझाने में लगे हुए हैं। यहाँ पर हमें MSF के लोग भी देख रहे हैं जो कि यहाँ पर सुरक्षा के लिए तैनात हैं। पुलिस जो है फिलहाल मामला दर्ज करेगी और उसके बाद जांच की जाएगी कि आग लगने की वजह क्या रही। वैसे अक्सर देखा जाता है कि ऐसे जब स्टूडियो होते हैं, फिल्म जहाँ शूटिंग होती है, वहाँ पर इस तरह की आग लग जाया करती है और उससे बहुत नुकसान हुआ करता है। लेकिन इस बार अच्छी बात ये रही इस पूरे आग में कि किसी की कोई जनहानि नहीं हुई और अब जाके भले 3 घंटे की मशक्क़त के बाद दमकल ने आग पर काबू पा लिया है और आग लगभग बुझा दी गई है। मुंबई से कैमरामैन धनेश के साथ सुनील सिंह, NDTV इंडिया के लिए। पंजाब से अब खबर आपको दिखाते हैं। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने इस साल का बजट पेश किया है। मान सरकार के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने ये बजट पेश किया। आपको बताते हैं कि इस बजट में क्या क्या खास रखा गया है। बजट में कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा पर खास जोर दिया गया है। स्वास्थ्य और शिक्षा के बजट में 12% इजाफा हुआ है। कृषि क्षेत्र को 13,888 करोड़ रुपए दिए गए हैं। वहीं मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च के लिए 1,015 करोड़ रुपए मिले हैं और 504 आम आदमी क्लिनिक के बाद 142 नए और क्लिनिक का ऐलान किया गया है। खेल इंफ्रास्ट्रक्चर और अपग्रेडेशन के लिए 35 करोड़, पटियाला स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी को इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 53 करोड़, मुफ्त बिजली के लिए 9,331 करोड़ का आवंटन है। फ्री बिजली स्कीम के तहत 90% घरों का बिजली बिल जीरो है। पराली प्रबंधन के लिए मशीन खरीदने के लिए 350 करोड़ रुपए रखे गए हैं। पुलवामा के शहीदों की पत्नियों के धरने को लेकर राजस्थान में बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने है। राजस्थान सरकार ने 10 दिनों से जारी इस धरने को कल देर रात जबरन खत्म करा दिया।
पुलिस ने शहीदों की पत्नियों से मिलने जा रहे किरोड़ीलाल मीणा को आज हिरासत में ले लिया। जिन शहीदों की पत्नियों के बच्चे नाबालिग हैं, वो अपने रिश्तेदारों को नौकरी देने की मांग कर रही हैं, लेकिन गहलोत सरकार इसे शहीदों के बच्चों के साथ नाइंसाफी बता रही है। पुलवामा में शहीद हुए सीआरपीएफ जवानों की पत्नियों का धरना अब राजनीतिक टकराव का बिंदु बन चुका है। पुलिस ने देर रात जबरन धरना बंद कराया। इसका नेतृत्व कर रहे भाजपा सांसद डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा के समर्थकों को हिरासत में लिया और शुक्रवार सुबह एक शहीद के घर जा रहे बीजेपी सांसद डॉक्टर मीणा को हिरासत में ले लिया। जब उन्होंने पुलिस के साथ हाथापाई में चोट आने की शिकायत की तो उन्हें अस्पताल पहुंचाया। सबसे बड़ी बात है कि मुख्यमंत्री जी मिलने को भी तैयार नहीं है। वो अब कानून की गुहार लगा रहे हैं, समझा रहे हैं सबको। रक्षा मंत्री जी ने, केंद्र के रक्षा मंत्री जी ने उनको फोन करके आग्रह कर दिया है कि आप मिलिए, परिवारों से मिल लीजिए, लेकिन नहीं। पॉलिसी में कोई चेंज की आवश्यकता है तो देखिए, 1 मिनट में एक व्यक्ति की डिमांड में पॉलिसी में चेंज नहीं हो सकता है। पूरे बैठ करके सब लोगों की राय लेकर के इसको देखना पड़ेगा कि अगर हम पॉलिसी में कोई चेंज करते हैं तो उसका दुष्परिणाम आगे चल करके कहीं ऐसा तो नहीं हो कि लोग ये कहेंगे कि ये क्या कर दिया। बाकी ऐसी बात नहीं है, उनसे बात करने को तैयार हैं, सम्मान करना चाहिए। और जिस तरीके से थोड़ा बहुत पुलिस की तरफ से जो भी कुछ हुआ है, मैं समझता हूं कि वो नहीं होना चाहिए। पुलवामा में शहीद हुए जवानों की पत्नियां मांग कर रही थी कि बच्चे की जगह उनके देवर को नौकरी मिलनी चाहिए। एक की मांग थी कि घर के सामने की सड़क चौड़ी की जाए और एक और का कहना था कि पति की मूर्ति लगाई जाए और शहीद के नाम पे गांव में विद्यालय हो। राजस्थान सरकार के प्रतिनिधि मंडल से बातचीत के बाद सभी मांगे मंजूर हो गई, लेकिन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक सवाल किया कि शहीद के बच्चे का हक किसी रिश्तेदार को देना कितना उचित है। अगर बच्चा नाबालिग है तो उसके बालिग होने तक उसके लिए सरकारी नौकरी सुरक्षित रखी जाती है। मुख्यमंत्री ने यह भी बताया कि कारगिल पैकेज के तहत शहीद की पत्नी को 25 लाख रुपए और एक हाउसिंग बोर्ड का मकान या 25 बीघा जमीन मिलती है। अगर वो जमीन नहीं लेती है तो 50 लाख का मुआवजा है, 5 लाख शहीद के माता पिता को दिए जाते हैं और शहीद के बच्चे को नौकरी मिलती है। लेकिन नौकरी के सवाल को लेकर बातचीत सफल नहीं हुई और शहीद की पत्नियों ने मुख्यमंत्री को मिलने का प्रयास भी किया, लेकिन उन्हें पुलिस ने रोका। अब जब धरना जबरन उठा लिया गया है तो राजनीतिक टकराव तय है और ऐसे में बीजेपी ने पूरे राज्य में इसको लेकर धरना प्रदर्शन का ऐलान किया है। जयपुर से हर्षा कुमारी सिंह, एनडीटीवी इंडिया। दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को अदालत ने 7 दिन की ईडी रिमांड पर भेज दिया है। ईडी ने गुरुवार को तिहाड़ जेल से मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी की थी और इस बीच सीबीआई वाले केस में मनीष सिसोदिया की जमानत पर सुनवाई टल गई है। अब 21 मार्च को इस मामले में सुनवाई होनी है। शरद शर्मा की रिपोर्ट आप देखिए। जिस दिन और जिस समय मनीष सिसोदिया की सीबीआई केस में जमानत पर अदालत में सुनवाई होनी थी, उसी समय ईडी ने मनीष सिसोदिया को अदालत में पेश किया और 10 दिन की रिमांड मांगी। ईडी ने कोर्ट में दावा किया कि मनीष सिसोदिया ने ग्रुप ऑफ मिनिस्टर की रिपोर्ट में होलसेल लाइसेंस पर कमीशन 5% से बढ़ाकर 12% किया। बढ़े हुए कमीशन को फाइनल ड्राफ्ट रिपोर्ट में डालने के लिए सिसोदिया ने अपने सचिव से कहा। इस बढ़े हुए कमीशन के बदले में आप नेताओं को 100 करोड़ रुपए मिले। ईडी ने कहा कि हमको इस मामले में मनी ट्रेल के परीक्षण करने हैं। कुछ अफसरों को समन भेजा है, सिसोदिया का उनसे सामना कराना है, इसलिए हमको सिसोदिया की रिमांड दी जाए। ईडी का मुकाबला करने के लिए मनीष सिसोदिया ने 3 बड़े वकील लगाए थे। मनीष सिसोदिया के वकीलों ने कहा, आजकल फैशन हो गया है कि एजेंसी किसी को गिरफ्तार करना अपना अधिकार मानने लगी है। कोर्ट को इस मामले में देखना चाहिए। एक्साइज पॉलिसी चुनी हुई सरकार और अधिकारी मिलकर बनाते हैं। उपराज्यपाल ने इस पॉलिसी को मंजूरी दी है, वो केंद्र सरकार हैं। उन्होंने कई सवाल किए, लेकिन ऐसा कोई सवाल नहीं किया जो ईडी कह रही है। उम्मीद है ईडी उपराज्यपाल से भी पूछताछ करेगी। क्या 10 महीने तक सो रही थी? क्या इस बात का इंतजार कर रही थी कि जब जमानत मिलने का समय आएगा तब हम गिरफ्तार करेंगे? इससे क्या जाहिर होता है? इससे यही जाहिर होता है कि दरअसल मोदी जी की और भारतीय जनता पार्टी की एक ही मंशा है, मनीष सिसोदिया को जेल में रखो, आम आदमी पार्टी को बदनाम करो। ईडी के द्वारा एक लंबी पूछताछ के बाद
मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी ईडी के द्वारा भी यह स्पष्ट करती है कि भ्रष्टाचार की जड़ें बहुत गहरी है दोस्तों। ये लोकतंत्र है, यहाँ भ्रष्टाचारी चाहे कितना भी बड़ा हो, जांच एजेंसियों को आप डरा धमका नहीं सकते, दबाव नहीं बना सकते, और दूध का दूध पानी का पानी होगा ही होगा। अब दिल्ली की आबकारी नीति में कथित भ्रष्टाचार मामले में मनीष सिसोदिया पर सीबीआई और ईडी दोनों के मामले चल रहे हैं। ईडी वाले मामले में मनीष सिसोदिया 17 मार्च तक हिरासत में भेज दिए गए हैं, जबकि सीबीआई वाले मामले में उनकी जमानत पर सुनवाई अब 21 मार्च को होगी। ईडी के गिरफ्तार करने से मनीष सिसोदिया की मुश्किलें बढ़ गई हैं। अभी तक बाहर आने के लिए मनीष सिसोदिया को केवल सीबीआई वाले मामले में जमानत लेनी थी, लेकिन अब मनीष सिसोदिया को सीबीआई वाले केस में तो जमानत लेनी ही है, साथ में ईडी के केस में भी अलग से जमानत लेनी होगी, और ईडी के केस में जमानत मिलना आसान नहीं होता। दिल्ली से रविशंजन शुक्ला और कैमरा पर्सन प्रेम सिंह के साथ मैं शरद शर्मा, एनडीटीवी इंडिया। बिहार के छपरा में एक शख्स नसीम कुरैशी को प्रतिबंधित मांस बेचने के आरोप में गांव वालों ने इतना पीटा कि अस्पताल के रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। स्थानीय पुलिस का कहना है कि प्राथमिकी में नामजद 5 में से 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी हो चुकी है। सीवान जिले के हसनपुरा गांव में नसीम कुरैशी के परिवार में सन्नाटा पसरा है। मंगलवार को 56 वर्षीय नसीम की बगल के सारण जिले के योगिया गांव में गांव वालों ने बुरी तरह मारा। उन्हें शक था नसीम ने प्रतिबंधित मांस रखा है। साथ में उनका भतीजा फिरोज था, जिसने भागकर जान बचाई। उसके अनुसार नसीम की मौत अस्पताल ले जाने के समय हुई। पिटाई के बाद ग्रामीणों ने नसीम को पुलिस के हवाले कर दिया, जिसने काफी समय खाना पूर्ति करने में लगा दिया। दोनों आदमी साथ में जा रहे थे, चाचा और हम गाड़िए पे थे, वो चला रहे थे, हम बैठे थे, ठीक है। उसके बाद से वो अवल जब तक जीते हुए थी से सरपंच जी दूर से देखे जब इनको, तो कह रहे हैं कि आ रहा है, उसको धरो, उसको मारो साले। वही ऑर्डर दिए, तो हम बुझ गए, देखे डंडा उल्टा हाथ में, कूद कर हम भाग चले। उनको आदमी दौड़ाया, हम निकल गए आगे, इनको धो लिया, सब इनको लगा से मारने। वहीं पुलिस का कहना है कि नसीम के पास से प्रतिबंधित मांस बरामद तो हुआ, और प्राथमिकी दर्ज होने के बाद अब तक 3 अभियुक्तों को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। इसमें 5 नामजद व्यक्तियों पर एफआईआर हुई है, जिसमें 3 को पुलिस ने गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। एक वहां पर जो है सुशील सिंह सरपंच बताया जा रहा है। बाकी लोगों पर हम कार्रवाई कर रहे हैं, जैसा आपको बताया, और शीघ्र ही हम इसमें आरोप पत्र समर्पित करेंगे। हालांकि इस मामले में पुलिस कार्रवाई का हवाला दे रही है, लेकिन सच्चाई है कि बिहार में ऐसी घटनाएं अब आम होती जा रही हैं। सीवान से अविनाश के साथ मनीष कुमार, एनडीटीवी इंडिया के लिए। नौकरी के लिए कथित जमीन घोटाले के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को लालू यादव के रिश्तेदारों से लेकर उनके करीबियों के 15 से 20 ठिकानों पर छापेमारी की। इससे पहले सीबीआई इसी हफ्ते लालू यादव और राबड़ी देवी से पूछताछ कर चुकी है, और अब बड़े स्तर पर ईडी की छापेमारी जो है वो हुई है। दिल्ली की न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में तेजस्वी यादव का आवास। यहां शुक्रवार सुबह करीब 8:30 बजे ईडी की टीम पहुंची और सर्च ऑपरेशन चलता रहा। वहीं लालू यादव की बेटी हेमा यादव से लेकर गाजियाबाद में रह रही उनकी बेटी रागिनी यादव के घर पर भी ईडी की टीम ने छापेमारी की। सीबीआई हो, ईडी हो, अब ये संस्थाएं हैं, इनके चरित्र को इतना धूमिल कर दिया है ना भाजपा ने। अब कोई कहता है कि फलाने के सर्च ऑपरेशन वहां हो रहा है, तो कतई भरोसा नहीं होता। वो उनका है ही नहीं भाई, वो तो मजबूर है, वो किसी के स्क्रिप्ट लेकर के जा रहे हैं। आज लालू जी की बेटियों पर, स्वयं तेजस्वी जी हमारे डिप्टी सीएम के घर पर जाकर के सर्च कर क्या हासिल करने के लिए? एक बंद केस को खोल करके आपकी टीस है कि अगस्त के महीने में 2022 में जो सरकार गई ना, तो वो टीस आपने इन संस्थाओं के मध्य रख दिया। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय से मिली जानकारी के मुताबिक ये रेड देश के अलग अलग जगहों पर लालू यादव के रिश्तेदार और उनके करीबियों के 15 से 20 लोकेशन पर की गई। इसमें दिल्ली, यूपी, मुंबई और बिहार के इलाके शामिल हैं। इस बीच लालू यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ट्वीट करके कहा कि यह अन्याय हम याद रखेंगे, सब याद रखा जाएगा।
बहन के छोटे छोटे बच्चों ने क्या गुनाह किया है? गर्भवती भाभी ने क्या गुनाह किया है? क्यों सबको टॉर्चर किया जा रहा है? आज सुबह से सबको टॉर्चर किया जा रहा है। इन लोगों का गुनाह सिर्फ इतना ही है ना कि फासिस्ट और दंगाइयों के आगे कभी नहीं झुका लालू राबड़ी परिवार। तुम लोगों के इस अन्याय का जवाब वक्त आने पर मिलेगा। अब यह सब बर्दाश्त से बाहर है। घोटाला साबित करने के लिए सबूत जरूरी है और उसी सबूत की तलाश में ये छापेमारी है। ये दिल्ली में लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव का आवास है। परिवार हो, रिश्तेदार हो या फिर लालू यादव के करीबी, इस रेड में सभी रडार पर हैं। वहीं पटना के फुलवारी शरीफ इलाके में लालू यादव के करीबी और आरजेडी के पूर्व विधायक सैयद अबू दुजाना के घर पर भी ईडी की टीम शुक्रवार को पहुंची। कहा ये रेड आय से अधिक संपत्ति के मामले को लेकर है। जांच चल रही है या जांच खत्म हो गई है? कितने लोगों की टीम है? अभी कुछ नहीं पता। कितने लोगों की टीम है? कितने लोगों की? 4 लोगों की टीम। 4 टीम है या 4 लोगों की? 4 लोगों की। कौन सा मामला है? टाइम टेबल नहीं होती है। सुनिए, एक मिनट। कौन साइड प्लीज। किस मामले में मामला क्या आ रहा है? मामला क्या है? मामला बता दीजिए। आय से अधिक संपत्ति का मामला चल रहा है और कुछ नहीं। आय से अधिक संपत्ति। मगर इस छापे को रेलवे में नौकरी के लिए कथित जमीन घोटाले से जोड़कर भी देखा जा रहा है। ये कथित घोटाला 2004 से 2009 के दौरान लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहने के दौरान हुआ बताया जाता है। अब बिहार में राजद की सरकार में सहयोगी जदयू भी इसको पॉलिटिकल बता रही है। 2008 में जब यह मामला उठा था तो यह मामला सीबीआई को गया था जांच के लिए। सीबीआई ने इसकी प्रारंभिक जांच करके कोई साक्ष्य नहीं पाया था और सीबीआई ने इसको फाइल को बंद कर दिया था। दूसरी बार जब सुश्री ममता बनर्जी भारत की रेल मंत्री बनी थी, उन्होंने भी इस मामले को सीबीआई को भेजा था और उसके बाद भी सीबीआई ने कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है ये कह के इस मामले को बंद कर दिया। अब अचानक जब नीतीश कुमार जी महागठबंधन में शामिल हो गए और राष्ट्रीय जनता दल ने इसका तहे दिल से भरपूर स्वागत किया, तो उसके बाद इसमें कहां से साक्ष्य मिल गया भाई? आपका कहने का मतलब यह है कि लालू यादव या राबड़ी देवी या उनका परिवार आप लोगों के साथ राजनीतिक गठबंधन का खामियाजा उठा रहा है? स्वाभाविक तौर पर बिहार में जो महागठबंधन बना उसका खामियाजा है। इस कथित घोटाले में सीबीआई ने सोमवार को पहले राबड़ी देवी से पूछताछ की थी, फिर उसके अगले ही दिन दिल्ली के मीसा भारती के आवास पर लालू यादव से भी सीबीआई ने पूछताछ की थी। अब ईडी ने पहली बार इस मामले में बड़े स्तर पर रेड को अंजाम दिया है। बिहार से मनीष कुमार के साथ दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीज के साथ द्विपक्षीय बातचीत में पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलिया में हिंदू मंदिरों में तोड़फोड़ और दीवारों पर लिखने पर चिंता जताई। ऑस्ट्रेलिया ने आश्वस्त किया कि इस पर कार्रवाई होगी। ये ऑस्ट्रेलिया के वो मंदिर हैं जिनमें पिछले महीनों में तोड़फोड़ की गई और उनकी दीवारों पर नारे लिखे गए। आरोप खालिस्तान समर्थकों पर है। अब ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी एल्बनीजी के भारत दौरे में द्विपक्षीय वार्ता के दौरान पीएम मोदी ने ये मुद्दा उठाया, जिस पर पीएम एल्बनीजी ने आश्वासन दिया कि कार्रवाई की जाएगी। यह खेद का विषय है कि पिछले कुछ सप्ताहों से ऑस्ट्रेलिया में मंदिरों पर हमलों की खबरें नियमित रूप से आ रही है। स्वाभाविक है कि ऐसे समाचार भारत में सभी लोगों को चिंतित करते हैं, हमारे मन को व्यथित करते हैं। हमारी इन भावनाओं और चिंताओं को मैंने प्रधानमंत्री एल्बनीजी के समक्ष रखा और उन्होंने मुझे आश्वस्त किया है कि भारतीय समुदाय की सेफ्टी उनके लिए विशेष प्राथमिकता है। ऑस्ट्रेलिया ने भारत को अहम सुरक्षा पार्टनर बताया है और गहन होते सहयोग की भी बात कही है। Prime Minister Modi and I discussed the increasingly uncertain global security environment and committed to strengthening the Australia-India defence and security partnership to address shared challenges and work towards an open, stable and prosperous Indo-Pacific.
I welcome increased defence information sharing between Australia and India, including in the maritime domain. दोनों देशों के बीच और भी मुद्दों पर अहम बातचीत हुई, जिनमें खास बिंदु हैं भारत मालाबार सैन्य अभियान में हिस्सा लेगा, इंडो पैसिफिक क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा और आपसी रक्षा और सुरक्षा सहयोग, विश्वस्त और मजबूत वैश्विक सप्लाई चेन्स, समग्र आर्थिक सहयोग समझौता, शैक्षिक योग्यता की परस्पर मान्यता के लिए एक प्रक्रिया पर हस्ताक्षर। पीएम मोदी ने ऑस्ट्रेलियाई पीएम के मई में ऑस्ट्रेलिया में होने वाले क्वाड बैठक का न्योता भी स्वीकार किया है। दिल्ली से कादम्बिनी शर्मा, एनडीटीवी इंडिया।